जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो जो डिस्कशन का है वो आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे टू द पॉइंट, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए जाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है एटलीस्ट ऑडियो ईयरफोन लगा के ऑडियो जरूर सुन लेना है इन वीडियोस का, कोशिश ये होनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन जो किया जा रहा है उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में सीधे सीधे आने के चांसेस है और सबसे बड़े आपके आखिरी समय में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप खास तौर पे यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और प्री क्रैश कोर्स या इनमें से कोई एक ज्वाइन किए हैं तब तो ये वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियोस देखिए और पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है और इस क्लास के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को कवर कराया जाता है। देखेंगे अभी इस टेस्ट सीरीज के पार्ट 5 को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। इसके पहले इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता को देखता है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है एनसीटी, बी है एमसीआई, सी है एआईसीटी और डी है सीएसआईआर। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा संगठन है ऐसा भारत में जो तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता को देखता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी एआईसीटीई। देखें अगर हम एआईसीटीई को, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1945 में की गई थी। अगर हम इसका पूरा नाम देख लें तो ये हो जाएगा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और इसकी स्थापना जो की गई थी ये 1945 में की गई थी। यह जो है कि तकनीक शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करने तथा देश में समन्वित और एकीकृत तरीके से विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था। तो देख लेंगे कि तकनीक एवं प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता को कौन देखता है भारत में। तो इसका ऑप्शन जो है सी, यानी एआईसीटीई अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इसको देखता है। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एमएचआरडी द्वारा 2003 में नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट लर्निंग यानी एनपीटीईएल की शुरुआत की गई थी। और इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे। ऑप्शन है चिकित्सकीय शिक्षा, ऑप्शन बी है कृषि शिक्षा, ऑप्शन सी है इंजीनियरिंग की शिक्षा और ऑप्शन डी है कानूनी शिक्षा। तो देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार प्रश्न को देख लेते हैं कि किसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एमएचआरडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा 2003 में नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट लर्निंग की शुरुआत की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इंजीनियरिंग की शिक्षा। देखेंगे इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एमएचआरडी द्वारा 2003 में नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग की शुरुआत की गई थी। अगर हम देखें तो एनपीटीईएल परियोजना के 4 बुनियादी चीज़ों पर इसमें ध्यान दिया गया था। जो एनपीटीईएल में जो है कि 4 चीज़ों पर ध्यान दिया गया था। पहला ये हो जाएगा उच्च शिक्षा, दूसरा है व्यवसायिक शिक्षा, तीसरा है दूरस्थ शिक्षा और चौथा है निरंतर और खुली शिक्षा। निरंतर और खुली शिक्षा। तो इन पे जो है कि एनपीटीईएल में इन 4 चीजों पर जो है कि ध्यान केंद्रित किया गया था तथा इसको जो है कि इंजीनियरिंग की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है लीनियस, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है मेंडल और ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। तो देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि जीव विज्ञान का जो जनक माना जाता है वो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को देखें तो ये यूनानी दार्शनिक थे, ये यूनानी दार्शनिक थे तथा इन्हीं को जो है कि जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में अपने विचारों और अवधारणाओं के साथ इसकी व्यवस्था को बताया था। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। देख लेंगे अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। और जंतु विज्ञान जो है कि जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। जंतु विज्ञान का अध्ययन हम जीव विज्ञान में ही करते हैं। अगर हम देखें अरस्तु को, तो अरस्तु किसके शिष्य थे, तो ये प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, अरस्तु शिष्य थे प्लेटो के। तथा इसमें हम देखें और प्लेटो के शिष्य ये अरस्तु थे तथा सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु थे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, ये अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु जो थे ये यूनानी दार्शनिक थे और अरस्तु को जो है कि जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, जो कि जीव विज्ञान की एक शाखा है। वह प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। तथा राजनीति पर अरस्तु की एक प्रसिद्ध पुस्तक जो है राजनीति, ये भी लिखी गई है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन को भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। अन्य ऑप्शन में हम सबसे पहले थियोफ्रेस्टस को देख लेते हैं। तो थियोफ्रेस्टस जो है ये जो है कि वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस जो है। तथा वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार हम कार्ल लिनियस को देख लेते हैं। तो यह एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री हैं, ये भी वनस्पति शास्त्री हैं तथा ये स्वीडन के हैं, स्वीडिश वनस्पति शास्त्री हैं। और चिकित्सक और प्राणी विज्ञानी भी इनको माना जाता है। लिनियस ने जो है वनस्पति और जीव को वर्गीकृत करने का पहला प्रयास किया था। तो इस प्रकार हम इनको देख सकते हैं लिनियस। बाकी ऑप्शन में हम मेंडल को देख लेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है यह एक जर्मनी के जो है पादरी और वैज्ञानिक थे और उन्हें जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। तो मेंडल किसके जनक हो जाएंगे, ये जेनेटिक्स के जनक हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें सबसे पहले अरस्तु को, तो अरस्तु जो थे कि वो दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थे तथा इनको जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। दूसरे में हमने थियोफ्रेस्टस को देखा, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। और तीसरे स्थान पे ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि एक जर्मन भाषी थे तथा पादरी, वहाँ के पादरी और वैज्ञानिक थे और उन्हें जेनेटिक्स का जो है कि जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्रों को नाभिक में धागे जैसी संरचना के रूप में सबसे पहले वर्णित किया गया था। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे कि गुणसूत्रों के नाभिक में धागे जैसी संरचना के रूप में सबसे पहले किसके द्वारा वर्णित किया गया था। और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है मेंडल, बी है स्ट्रासबर्गर, ऑप्शन सी है डार्विन और ऑप्शन डी है लेवित्ज़की। तो इसमें देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। देख लेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी स्ट्रासबर्गर। देखेंगे कि गुणसूत्र नाभिकों में धागे जैसी संरचना है और इसका वर्णन पहली बार जो है कि स्ट्रासबर्गर द्वारा 1875 में किया गया था। और हम देखें तो क्रोमोसोम हिस्टोन नामक प्रोटीन के चारों ओर जो है कि संगठित ये जो है कि एक संघनित संरचनाएं होती हैं जो कि प्रत्येक कोशिका की आनुवंशिक सूचना गुणसूत्रों में ही निहित होती है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि नाभिकों जैसी संरचना के रूप में सबसे पहले से इसको किसने वर्णित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी स्ट्रासबर्गर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। तो मेंडल को देख लेंगे, ये आनुवंशिक देख लेंगे, ये आनुवंशिकविद थे। ग्रेगर मेंडल आनुवंशिक विद थे।
और बाकी हम चार्ल्स डार्विन को देख लेंगे, तो ये जो है कि विकासवादी जीव विज्ञानी थे। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है जेम्स वॉटसन, बी है हरगोविंद खुराना, सी है एलन जेफ्रेस और डी है निरेनबर्ग। तो देख लेंगे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसके जनक किसको कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी कि एलेक जेफ्रेस। देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट एक तकनीक ही है जो जीवित चीजों की आनुवंशिक बनावट को दिखाती है, और दुनिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक जो माने जाते हैं वो सर एलन जॉन जेफ्रेस माने जाते हैं, तथा भारत में जो डीएनए प्रिंटिंग के जनक माने जाते हैं वो डॉक्टर लालजी सिंह माने जाते हैं। डॉक्टर लालजी सिंह भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक माने जाते हैं, तथा पूरी दुनिया में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक माने जाते हैं वो एलेक जेफ्रेस को माना जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है कि निम्नलिखित युग्मों की जांच कीजिए। इसमें सबसे पहले नाम दिया हुआ है एक तरफ और लिखा हुआ है रामदेव मिश्र, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है एंटोनी वैन लीवेनहॉक और ऑप्शन डी है न्यूटन। और इसमें प्रश्न को देख लेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें प्रश्न कह रहा है कि गलत युग्म को चुनिए, यानी कि इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। सबसे पहले ये कह रहा है कि रामदेव मिश्रा ये भारत में पारिस्थितिकी जनक थे, बी है रॉबर्ट ब्राउन सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक थे, सी है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक इनको जो है कि न्यूक्लियस के खोजकर्ता थे, और डी है न्यूटन ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम इन्होंने दिया था। तो देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, यानी इसमें बी और सी गलत है। अब एक एक करके हम ऑप्शन को इसमें हम देख लेते हैं। पहला है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा जो है कि भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं, तो अतः युग्म ए हम देखें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा हम देख लेते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन को, तो रॉबर्ट ब्राउन जो है ये न्यूक्लियस के खोज करता है, न कि सूक्ष्म विज्ञान के जनक। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस के खोज करता है, न कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। तो इस प्रकार ये दूसरा जो युग्म है वो गलत हो जाएगा। तीसरा लिखा हुआ है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, तो इनको लिखा है कि ये न्यूक्लियस के खोज करता है, तो ये न्यूक्लियस के खोज करता ना होकर सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं, यानी कि ये दोनों जो ऑप्शन है वो उल्टा इसमें दे दिया है, यानी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक सूक्ष्म विज्ञान के जनक है और रॉबर्ट ब्राउन जो है कि न्यूक्लियस के खोज करता है। तो इस प्रकार ये दोनों जो हो जाएगा युग्म वो गलत हो जाएगा। डी हम देखेंगे न्यूटन को, तो न्यूटन ने जो है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ए और डी सही है तथा बी और सी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ हम देख लेंगे ऑप्शन को, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को हम देख लेंगे, तो ये जो है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है, तथा उन्होंने प्रोटोजोआ एकल कोशिका वाले जीव की खोज उनके द्वारा की गई थी। न्यूटन को देख लेते हैं, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम और गति के नियमों की खोज की थी। पहला नियम इसका क्या बताता है, इसका पहला नियम बताता है कि जब तक किसी वस्तु को कोई बाह्य बल नहीं दिया जाता है तब तक जो है कि वह वस्तु अपनी सीधी रेखा में एक समान गति में ही रहेगी। दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी, दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि न्यूटन जो थे उनका दूसरा नियम ये कहता है कि जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उसका वेग बदल जाता है। उसी प्रकार उनका तीसरा नियम क्या था, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन के 3 नियम हो गए और इसमें जो ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है कोनराड जूस, बी है लोनास साल्क, सी है लुई पास्चर और डी है एली विटनी।
देख लेंगे पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जोनास साल्क। देखेंगे डॉक्टर जोनास साल्क द्वारा जो है कि पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। IPV पोलियो वैक्सीन की खोज जो है इनके द्वारा की गई थी और पहली बार 1955 में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें प्रश्न में ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा युग्म यानी कौन सा मिलान इसमें सही नहीं है। इसमें सबसे पहले देख लेते ए को, विटामिन ए, इसकी खोज मैकुलम द्वारा की गई थी। बी है विटामिन बी, मैकुलम। सी है विटामिन सी, अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी। और ऑप्शन डी है विटामिन डी, ये पाल मुलर द्वारा इसकी खोज की गई थी, यानी इसका आविष्कार किया गया था। तो इसमें हम देख लेंगे इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी विटामिन डी। देख लेंगे कि पॉल मुलर जो है वो विटामिन डी से संबंधित नहीं है। पॉल मुलर को बेसिकली किसकी खोज के लिए जाना जाता है, इन्हें DDT की खोज के लिए जाना जाता है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन द्वारा, बी का आविष्कार मैकुलन द्वारा, सी का आविष्कार अल्बर्ट सर्जेंट जो है कि गोर्गी द्वारा, और विटामिन डी अगर हम देख लें तो ये एल्मर मैकुलम द्वारा एल्मर मैकुलम द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये जो है कि पाल मुलर इसका सही मिलान नहीं है। विटामिन ए को देख लेते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से जो है कि एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन बी को अगर हम देख लें तो विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन बी कुल 8 प्रकार के होते हैं, और जो कि विटामिन 1 से 12 तक में जो है कि कुल 8 प्रकार के विटामिन बी पाए जाते हैं। और हम सी को देख लेंगे तो विटामिन सी इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और डी को देख लें तो इसमें बच्चों में जो है कि रिकेट्स हो जाता है, बच्चों में उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तथा वयस्कों में भी हड्डियों के संबंधित बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो बच्चों में रिकेट्स हो गया और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हेनरी बैकरेल किसकी खोज से जुड़े थे, यानी जो हेनरी बैकरेल थे उन्होंने किसकी खोज की थी। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है आनुवंशिकी, बी है रेडियोधर्मिता, सी है अधिष्ठापन, और डी है चालकता। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी रेडियोधर्मिता। देखेंगे हेनरी बैकरेल जो है ये भौतिक विज्ञानी तथा एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और इनको जो है कि रेडियोधर्मिता का प्रमाण खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये पाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इन्होंने मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के साथ मिलकर इस क्षेत्र में काम किया था, तथा भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक या फिर वैज्ञानिकों ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है वाटसन और क्रिक, ऑप्शन बी है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन, और ऑप्शन डी है डाल्टन। देख लेंगे कि सापेक्षता का सिद्धांत का प्रस्ताव किस वैज्ञानिक द्वारा रखा गया था, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन। देखेंगे सापेक्षता जो है वो एक सिद्धांत है जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा इसको दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अंतरिक्ष और समय एक दूसरे के सापेक्ष हैं। यह एक धारणा है जिसमें कहा गया है कि भौतिकी के नियम हर जगह समान है। तो इस प्रकार सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। इसी प्रकार हम अन्य ऑप्शन को देखें तो वाटसन और क्रिक, तो इन्होंने जो है कि
की संरचना बताई थी। बाकी डार्विन को देख लें, चार्ल्स डार्विन, तो इन्होंने एवोल्यूशन यानी क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। इवोल्यूशन का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। और डाल्टन ने देखें तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया था। तो इस प्रकार हम देखें सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया गया था वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना को बताया था। चार्ल्स डार्विन द्वारा इवोल्यूशन या फिर क्रम विकास का सिद्धांत दिया गया था। और वहीं हम जॉन डाल्टन के द्वारा देखें तो इनके द्वारा जो है कि परमाणु सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है कि शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसमें जो फलों और सब्जियों को रखा जाता है ताकि वे अधिक समय तक खराब ना हो, इसका कारण क्या है। और इसमें हम विकल्पों को देखेंगे। इसमें ए हम देख लेंगे। ए है सूरज की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती। बी है पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है। सी है श्वसन की दर घटा दी जाती है। और डी है आर्द्रता बढ़ जाती है। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि कोल्ड स्टोरेज में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी श्वसन की दर इसमें घटा दी जाती है। देखेंगे कमरे के तापमान से जो है कम तापमान पर खाद्य पदार्थों को भंडारित किया जाता है, यानी कि उन्हें भंडार में यानी कोल्ड स्टोरेज में उसको रखा जाता है। हम देखिए कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग जो है कि फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए किया जाता है। क्योंकि कम तापमान पर श्वसन की दर कम हो जाती है, जिससे फल और सब्जियां अधिक समय तक ताजी रहती हैं। इसका यही कारण है। कम तापमान पर हम इनमें देखेंगे जो भी बैक्टीरिया होते हैं, फफूंद, बैक्टीरिया, फफूंद, कवक का विकास जो है जब कम तापमान रहेगा तो इन सब का विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा तथा देखेंगे कि फल और सब्जियां खराब नहीं होंगे। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कि कभी कभी समाचार पत्रों में नेट मीटरिंग निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करने के संदर्भ में देखा जाता है। तो देख लेंगे, ये साइंस का प्रश्न है और करंट बेस्ड प्रश्न है। तो प्रश्न कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में जो नेट मीटरिंग देखा जाता है वो निम्नलिखित में से किसको जो है कि प्रोत्साहित करने के संदर्भ में इसको देखा जाता है। इसमें हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें ए है परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग। बी है घरों के रसोई घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस का प्रयोग। सी है मोटर गाड़ियों में सीएनजी किट लगवाना। और डी है शहरी घरों में पानी के मीटर लगवाना। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी परिवारों या फिर उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग। देखेंगे नेट मीटरिंग स्कीम सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। ये जो स्कीम लाई गई है वो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है और इसके तहत उपभोक्ता अपने घर पर जो है सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा कर सकेंगे। और इसके अंतर्गत माह में जितनी यूनिट बिजली उपभोक्ता सोलर प्लांट से पैदा करेंगे, कंपनी बिजली बिल में हर माह उतनी यूनिट की छूट दे देगी। तो इस प्रकार हम देख लेंगे जो नेट मीटरिंग है वो परिवारों तथा उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग करने से संबंधित है ये स्कीम। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला है, देख लेंगे अगला प्रश्न कि किसी व्यक्ति की जीवमितीय पहचान यानी कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हेतु अंगुली छाप जो फिंगरप्रिंट ली जाती है, क्रमवीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट के अलावा और भी कौन सी चीजें की जा सकती हैं। तो इसमें हम देख लेंगे, पहला ये कह रहा है कि पारितारिका क्रमवीक्षण, दूसरा है दृष्टिपटल क्रमवीक्षण और तीसरा है वाक अभिज्ञान। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कर
सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये तीनों को जो है, तीनों का जो है कि इसमें प्रयोग किया जा सकता है। देखेंगे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन को, तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन जो है वो बेसिकली 2 शब्दों से बना है। पहला हो जाएगा बायोस और दूसरा हो जाएगा मैट्रिन। बायोस और मैट्रिन, जिसमें बायोस का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ हो जाएगा जीवन से संबंधित, यानी जीवन संबंधी, और मैट्रिन का अर्थ हो जाएगा मापन करना, मापन करना। तो इसको हम देख लेंगे, ये 2 शब्दों से बना है। इस प्रकार पहचान प्रणाली में किसी व्यक्ति के किन्हीं शारीरिक अंगों से संबंध जानकारी इकट्ठी करने के लिए इस विशिष्ट पहचान इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। और इसमें हम देख लेंगे कि इस प्रक्रिया में पहले केवल जो है कि फिंगर प्रिंटिंग यानी अंगुली छाप क्रमवीक्षण किया जाता था। अंगुली छाप क्रमवीक्षण यानी केवल फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान में कई अन्य प्रकार के जो है कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स का प्रयोग इसमें किया जाता है। और इसके अंतर्गत हम इसमें देख सकते हैं दृष्टिपटल क्रमवीक्षण, अंगुलियों की स्कैनिंग यानी कि फिंगर स्कैनिंग, वाक अभिज्ञान यानी कि वॉइस, और इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं रेटिना स्कैनिंग भी की जा रही है। तो इसमें हम देख लेंगे ये तीनों ही ऑप्शन जो है कि सही हो जाएंगे। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है कि निकट क्षेत्र संचार यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और इसमें हम कथनों को देख लेंगे। पहला कथन है कि यह जो है जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। दूसरा है एनएफसी उन युक्तियों यानी डिवाइसेस का उपयोग के लिए अभिकल्पित इसको किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थित हो सकती है। और तीसरा कह रहा है कि संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी कोडीकरण यानी कि एन्क्रिप्शन का उपयोग कर सकता है। तो देख लेंगे इसमें से जो है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकल्प देखेंगे, विकल्प ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी है 1, 2 और 3 और डी है 1 और 3। और इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल इसमें से 1 और 3 जो ऑप्शन है वो सही है। देखेंगे निकट क्षेत्र संचार प्रौद्योगिकी यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो एनएफसीटी है वो एक प्रकार का जो है कि कॉन्टैक्ट लेंस प्रौद्योगिकी है जो कि विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र पर आधारित है। और इस प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग है वो स्मार्टफोन, टैबलेट तथा अन्य उपकरणों के उपयोग के लिए किया जाता है। वहीं हम देखें तो निकट क्षेत्र संचार प्रौद्योगिकी में उन युक्तियों यानी डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है जो एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की कम दूरी पर स्थित हों। और इसमें हम दूसरा कथन देखेंगे तो इसमें ये कहा गया है कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, और इसीलिए जो है कि ये कथन गलत हो गया है और पहला कथन बिल्कुल सही है तथा तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। ये यहाँ 1 मीटर ना होकर के 4 मीटर होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न देख लेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि। और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, बी है चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, सी है उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है और डी है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो कारण बताना है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो पृथ्वी पर नीचे क्यों नहीं गिरता। और इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। देखेंगे
पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, वो पृथ्वी का आकर्षण बल, उसकी गति के लिए आवश्यक जो उनका अभिकेंद्रीय जो त्वरण है वो उनको प्रदान करता है। और इसी त्वरण के कारण कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरते हैं तथा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। देखेंगे कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल और जो है कि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है कृत्रिम उपग्रहों की जो गति है उनके लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अब हम देख लेंगे कि अभिकेंद्रीय बल क्या है। तो अभिकेंद्रीय बल देखेंगे, किसी वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है, किसी वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है कि अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, यानी इसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स भी कहते हैं। और तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3D मुद्रण का निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है। देख लेंगे 3D मुद्रण का इसमें से किसमें प्रयोग किया जाता है, और ऑप्शन देख सकते हैं इसमें विकल्प जो है। तो पहला है कि मिष्ठान की चीजें बनाने में, दूसरा है जैव इलेक्ट्रॉनिकी कण के निर्माण में, तीसरा है ऑटोमोटिव उद्योग में, डी है पुनर्निर्माणकारी शल्यकर्म में, और पांचवा है दत्त यानी डेटा संसाधन प्रौद्योगिकी में। तो जो 3D मुद्रण है उसका किसमें किसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, और इसमें ए है केवल 1, 3 और 4, बी है 2, 3 और 5, सी है केवल 1 और 4, और डी है 1, 2, 3 और 4। इसमें हम देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है यानी 1, 2, 3 और 4, 5, इन पांचों का प्रयोग जो है कि इन पांचों 3D मुद्रण का प्रयोग जो है कि इन पांचों में किया जाता है, और इसका जो है कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है। प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा पत्तियां कैसी हो जाती हैं जो है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में। देखेंगे मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे कठोर एवं मोमी पर्ण, बी है लघु पर्ण, तीसरा है पर्ण की जगह कांटे यानी पत्तियों की जगह कांटे। तो प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, इसमें सही बताना है। तो देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले हम इसमें विकल्प को देख लेते हैं। पहला है ए केवल 2 और 3, बी है केवल 2, सी है केवल 3, और डी है 1, 2 और 3। और इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये तीनों ही सही हैं। देखेंगे मरुस्थलीय भागों में वनस्पतियों का प्राय अभाव पाया जाता है, यानी जहां मरुस्थल होते हैं वहां पेड़ पौधों का अभाव पाया जाता है, और जो वनस्पतियां होती भी हैं वे झाड़ियों के रूप में अथवा कांटेदार होती हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं नागफनी, हम कैक्टस को देख सकते हैं जैसे कि बबूल, खजूर आदि जो है कि झाड़ियों के रूप में कांटेदार ये पौधे जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखेंगे मरुस्थलीय पौधे जो है कि वातपोत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी पत्तियों का आकार या तो बहुत छोटा कर लेते हैं, यानी यहाँ दिया है ऑप्शन में लघु पर्ण, या तो बहुत छोटा कर लेते हैं या उन्हें कांटों में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये हो गया तीसरा। और क्योंकि जब वाष्पोत्सर्जन का क्षेत्रफल से सीधा संबंध होता है, अर्थात पत्तियां जितनी छोटी होंगी वाष्पोत्सर्जन उतना ही कम होगा। क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में नियमित पानी की उपलब्धता संभव नहीं हो पाती है, और इसी के साथ ही पानी का जमीनी स्तर भी जो वाटर लेवल होता है वो काफी नीचे होता है। अतः इन जो है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल रखने के लिए पत्तियों और तनों में जो है कि पानी के स्टोरेज की क्षमता होती है, इसीलिए पत्तियां और तने मोमी व फूले हुए होते हैं। तो ये जो हो गया पहला, तो ये जो है कि तीनों ऑप्शन ऐसे करके सही हो गया। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला प्रश्न है
देख लेंगे प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, और यह किस कारण होता है? और इसमें हम कारण देख लेंगे। ऑप्शन इसमें देखेंगे, ऑप्शन है बर्फ ऊष्मा का कुचालक है, बी है शीत की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, सी इसमें है कि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, और डी है इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो देख लेंगे कि जाड़े में झील की सतह जो है हिमशीतित हो जाती है, यानी बर्फ जम जाती है, किंतु तल में जो है कि जलद्रव अवस्था में बना रहता है। तो इसका कारण ये पूछ रहा है, और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। देखेंगे सतह के जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर कम घनत्व के कारण नीचे नहीं जाता है तथा नीचे के जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है। तो इसी प्रकार हमने देखा कि जो सतह का जल है उसका ताप जो है कि 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर जो है यह कम घनत्व के कारण ये नीचे नहीं जा पाता है तथा नीचे जो पानी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही बना रहता है। और इसमें हम देखेंगे तो सामान्यतः द्रवों को गर्म किए जाने पर उनके आयतन में वृद्धि देखी जाती है, परंतु अगर हम जल को ले लें, पानी को अगर हम लें, तो उसको जो है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में कमी आती है। देखेंगे अगर अन्य द्रवों को अगर गर्म किया जाएगा तो उनके आयतन में वृद्धि होगी, लेकिन अगर पानी को गर्म करेंगे तो देख लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में कमी आती है, और 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बाद ही उसके आयतन में वृद्धि होती है। अर्थात हम देखें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को जल का असामान्य ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगर हम बर्फ को देखें तो बर्फ जो है, अगर हम बर्फ को देखें तो बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? और इसमें हम देख लेंगे कि अगर एक जो है कि नाभिकीय रिएक्टर है उसमें भारी जल का क्या कार्य होता है। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन इसमें ए है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, बी है न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, सी है रिएक्टर को ठंडा करना, और डी है नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारी जल का क्या काम है नाभिकीय रिएक्टर में? तो देखेंगे ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन की गति को कम करना। देखेंगे भारी जल रिएक्टर में जो है कि D2O का प्रयोग जो है कि रिएक्टर को ठंडा करने के लिए सामान्यतः यही ऑप्शन में रहता है कि रिएक्टर को ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। D2O का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, परंतु D2O का प्राथमिक जो कार्य है वो न्यूट्रॉन की गति को मंद करना है। अखर जो इस प्रकार जो विकल्प ए हो जाएगा वो जो है कि सर्वाधिक जो है कि उपयुक्त उत्तर इसमें हो जाएगा। अगर हम देखें भारी जल जो हैवी वाटर है यानी D2O का निर्माण जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से होता है। देख लेंगे जो D2O है, D2O इसका निर्माण कैसे होता है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने से इसका निर्माण होता है। वहीं हम देखेंगे नाभिकीय अभिक्रियाओं को नियंत्रित अवस्था में चलाने के लिए न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित रखना आवश्यक होता है, और भारी जल का प्रयोग कर मंदक के रूप में न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है कि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि। देखेंगे साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, बी है पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, सी है पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है,
और डी है उपरोक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि साइकिल और कारों में जो है कि बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। देखेंगे बॉल बेयरिंग एक प्रकार का घूमने वाला रोलिंग एलिमेंट होता है। बॉल बेयरिंग को देखें तो एक प्रकार का ये रोलिंग एलिमेंट है जिसका किसी घूमने वाली वस्तु के घर्षण स्तर को कम करने तथा उसके पहियों और धुरी के बीच संस्पर्श को घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और इसमें हम देख लेंगे पहला कह रहा है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, दूसरा है बर्फ का गलना और तीसरा है दुग्ध आस्कंदन। और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन को। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी है 1, 2 और 3 और डी है कोई नहीं। तो इसमें हम देख लेंगे कि इसमें से कौन सा जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी दुग्ध आस्कंदन। इसमें खाली ऑप्शन सी सही है यानी जो दुग्ध आस्कंदन है ये जो है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वहीं अन्य ऑप्शन को देखें यानी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टलन और बर्फ के गलने आदि को, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। यहाँ ये लिस्ट दी हुई है, इसको हम देख सकते हैं कि कौन से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है कौन से। यानी बल्ब का जलना हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन, दिन रात का बनना भौतिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। तो इस प्रकार हम इसमें देख सकते हैं। अब हम इसको देख लेंगे रासायनिक परिवर्तन को। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व एवं यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं या यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक तत्वों तथा यौगिकों का निर्माण करता है। तो जिसको समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं और उसके बाद यदि यह यौगिक टूटता है तो 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिकों का निर्माण दोबारा ये करता है। सामान्यतः रासायनिक परिवर्तन जो है वो रिवर्सेबल नहीं होते हैं और इन्हें सामान्य भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें हम देख लेंगे इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण था। तो केवल 3 यानी दुग्ध आस्कंदन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। देखेंगे इसमें से कौन सा जीव जो है कि अन्य 3 के वर्गों का नहीं है। और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है केकड़ा, बी है बिच्छू, सी है बरूथी और डी है मकड़ी। और देखेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि केकड़ा। देखें ये जो सभी जीव हैं वो आर्थ्रोपोडा यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के हैं, किंतु इनमें से जो है बिच्छू, मकड़ी और बरूथी जो है ये तीनों जो है कि आर्केनिडा वर्ग के जीव हैं। जबकि केकड़ा को देखें तो ये जो है कि मोलेकोस्ट्रेका क्लास उसका जीव है। अगर इन तीनों को हम देखते हैं बिच्छू, मकड़ी और बरूथी और मकड़ी को अगर हम तीनों को देखें तो ये जो है आर्केनिडा क्लास आर्केनिडा के अंतर्गत आती हैं। जबकि हम इसको देखें केकड़े को तो यह जो है कि मैलेकोस्ट्रेका वर्ग के अंतर्गत आता है, मैलेकोस्ट्रेका वर्ग के अंतर्गत ये आता है। तो उपरोक्त में से केकड़ा ही भिन्न है। अगर जंतु जगत में देखें तो जंतु जगत में आर्थ्रोपोडा संघ जो है वह जो है कि जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है जिसमें सामान्य लक्षण है। इनमें संधियुक्त पाद पाए जाते हैं यानी पैर, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है। तो ये सभी उसके लक्षण हो गए। तथा ये सभी जीव जो आते हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी जीव जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत है। लेकिन वर्ग अगर हम देखें तो ये तीनों जो है कि आर्केनिडा वर्ग में तथा जो केकड़ा है वो मैले कोस्ट्रेका वर्ग में आता है।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करें, और इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करें, और इसमें दिया हुआ है, पहला है पक्षी, दूसरा है उड़ती हुई धूल, तीसरा है वर्षा और चौथा है बहती हवा। और इसमें है कि उपयुक्त में से कौन सा पादप रोग फैलाते हैं, यानी पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा और बहती हवा, इसमें से किसके कारण जो है कि पादप रोग यानी पौधों के रोग फैलते हैं। तो इसमें हम देख लेंगे विकल्प क्या क्या दिए हुए हैं। ए है केवल 1 और 3, बी है केवल 3 और 4, सी है 1, 2 और 4 और डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये चारों जो है पादप रोग फैलाते हैं, और ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 ये सही हो जाएगा। देखेंगे पौधों में किसी प्रकार का रोग जो है उनकी सामान्य संरचना, कार्य, आर्थिक उपयोगिता में अवरोध उत्पन्न करता है, तथा जो पादप रोग होते हैं, जो पौधों के रोग होते हैं, जो है वो पौधों की बीमारियां तथा मुख्य संक्रामक एवं गैर संक्रामक, ये दोनों ही रोग, दोनों प्रकार के रोग जो है कि पौधों में हो सकते हैं। यानी कि देखें ये संक्रामक भी हो सकते हैं तथा गैर संक्रामक भी होते हैं, तथा यह जो है कि एक पौधे से दूसरे पौधों में संचरित होते हैं या फैलते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे तो पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा के द्वारा जो है कि पादप रोग फैलते हैं। पक्षियों से कैसे, तो देखेंगे पक्षियों के पंखों या फिर चोंच में संबंधित संक्रमित जो जीवाणु या विषाणु, जो भी वायरस या बैक्टीरिया या फिर कवक, फंगी पाए जाते हैं, जब ये पक्षी पौधों के फल खाते हैं या फूलों को खाते हैं, तो ये पौधे जो है कि संक्रमित हो जाते हैं तथा पौधों में रोग उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार हम उड़ती धूल को देखें तो उड़ती धूल में जो है कि अत्यधिक संक्रमित वायरस, बैक्टीरिया होते हैं। जब ये पौधों के संपर्क में आती है, जब ये धूल उड़ती है तो पौधे संक्रमित होकर जो है कि रोगग्रस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे अत्यधिक वर्षा के कारण जल जो है कि एक स्थान पर जो है जमा हो जाता है। फलस्वरूप क्या परिणाम होता है, फलस्वरूप उस स्थान पर जो है कि कवक फैलने लगते हैं, फंगी लगने लगती है, और इसके संपर्क में आने से पौधे कवक का शिकार होने लगते हैं। फलस्वरूप पौधों में रोग उत्पन्न हो जाता है। और बहती हवा में भी अनेक प्रदूषित तत्व होते हैं, और इन प्रदूषित तत्वों के संपर्क में आने से पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो ये चारों जो है कि पौधों के रोग का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जीपीएस तकनीकी का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है, और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन पहला है मोबाइल फोन प्रचालन, यानी मोबाइल फोन में जो है जीपीएस का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है बैंकिंग प्रचालन, और तीसरा है पावर ग्रिडों का नियंत्रण। और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। विकल्पों को देखेंगे, ए है केवल 1, बी है 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3। ये तीनों का प्रयोग जो है कि जीपीएस तकनीकी का उपयोग इस तीनों में किया जा सकता है। देखें तो वर्तमान समय में जीपीएस तकनीकी का प्रयोग जो है इन तीनों क्षेत्रों में होगा। मोबाइल फोन प्रचालनों के अंतर्गत दूर संचार सेवाओं के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है अभी वर्तमान में। वही अगर हम देखें तो पावर ग्रिड प्रबंधन और बैंकिंग तंत्र में भी इसका प्रयोग जो है कि बड़े पैमाने पर हो रहा है। जीपीएस के माध्यम से पावर सप्लाई के क्षेत्र में निरीक्षण और रूटीन वर्क को जो है कि बेहतर एवं सटीक तरीके से पूरा किया जा सकता है। जबकि बैंकिंग तंत्र में इसका उपयोग वित्तीय लेन देनों की टाइम स्टैम्पिंग देख सकते हैं, वित्तीय तंत्र से जुड़े कंप्यूटर को सिंक्रोनाइजेशन जैसे कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम तीनों अगर को हम देखें तो तीनों में जो है कि जीपीएस तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है। अगला है कि कंप्यूटर की स्मृति यानी मेमोरी का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखेंगे मेमोरी जो है वो मेमोरी में हम देख सकते हैं, जैसे कि हम एसडी कार्ड को ही ले लें तो ये भी मेमोरी कार्ड है। तो इसमें देखेंगे कि इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है बिट्स द्वारा या बाइट्स द्वारा, ऑप्शन बी है ओम द्वारा, सी है एम्पियर द्वारा और डी है वोल्ट्स द्वारा। तो वोल्ट्स द्वारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बिट्स द्वारा। देख लेंगे मेमोरी का कार्य जो है कि किसी भी मैसेज को, कोई भी रिजल्ट हो या कोई भी जो है कि पीडीएफ हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसको सेव करना यानी उसको संचित करना, इसका काम होता है। बिट को देखिए, बिट को अगर हम देखें अर्थात बाइनरी डिजिट कंप्यूटर, यह जो है कि बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई जो है कि वो बिट को ही माना जाता है। और यह मेमोरी में एक बाइनरी अंक 0 और 1 को जो है कि स्टोर किया जाना यानी संचित किया जाना, इसको दर्शाती है। तो हम देख सकते हैं बिट क्या है, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। और इसमें हम देख सकते हैं इसको जो है कि 0 अथवा 1 को जो है कि ये मेमोरी में रखा जाना, स्टोर किया जाना दर्शाती है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु के रूप में अमलगम नहीं बनाती है। यहाँ ध्यान देंगे प्रश्न में अमलगम नहीं बनाती है, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है जस्ता, बी है तांबा, सी है मैग्नीशियम और डी है लोहा। देख लेंगे इसमें कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कौन सी इसमें से ऐसी धातु है जो पारे के साथ मिलती है और मिश्र धातु के रूप में अमलगम नहीं बनाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि लोहा। देखेंगे पारा जो है अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को, अगर कोई धातु है पारा प्लस जो है कि अन्य किसी धातु की मिलावट, मान लो पारा है तथा इसके साथ साथ जो है कि अन्य कोई धातु है, उसके मिलावट से बनी मिश्र धातु को जो है कि अमलगम कहते हैं। तो इस प्रकार है, और केवल लोहे को छोड़कर प्राय सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु के रूप में अमलगम बनाती हैं, और इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीव कौन सा है, और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है नील हरित शैवाल, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है अमीबा और ऑप्शन डी है युगलीना। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी नील हरित शैवाल जो ब्लू ग्रीन एल्गी है। देखेंगे पृथ्वी पर पाया जाने वाले सबसे पुराना जो जीव है वो नील हरित शैवाल है। ये ऐसे जो है कि प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल का प्रयोग से भोजन का निर्माण करना इसने प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार जो है कि इसमें विकल्प जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, और इसमें हम देख लेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है कैल्शियम सल्फेट, बी है कैल्शियम कार्बोनेट, सी है कैल्शियम ऑक्साइड और डी है कैल्शियम ऑक्सिलेट। और इसमें जो ऑप्शन देखेंगे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कैल्शियम सल्फेट। देखेंगे कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। यह एक सफेद रंग का चूर्ण होता है एवं इसका उपयोग जो किया जाता है वो हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में किया जाता है। जो हड्डियों के टूट जाने पे जो प्लास्टर लगाया जाता है उसमें जो है कि कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है, और इसको जो है कि मूर्तियों के बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हम कैल्शियम कार्बोनेट को देख लेंगे, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा CaCO3। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, इसको बिना बूझा चूना भी कहते हैं, बिना बूझा चूना इसको कहते हैं, और इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और डी है कैल्शियम ऑक्सिलेट, तो इसका अगर हम देखें फार्मूला हो जाएगा CaC2O4। तो इस प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं कैल्शियम सल्फेट को। नेक्स्ट है कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा सूत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। देख लेंगे इस प्रश्न को कि भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में जो अक्षय ऊर्जा का योगदान कितना प्रतिशत है, और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है 51%, ऑप्शन बी है 21%, ऑप्शन सी है 31% और ऑप्शन डी है 41%। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी
इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 21%। भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों का योगदान अगर हम देखें तो यहाँ जो है कि अक्षय ऊर्जा का जो हो जाएगा वो 21% हो जाएगा। उसी प्रकार हम थर्मल का देख लेते हैं, ये हो जाएगा 64%। नीचे हम नाभिकीय ऊर्जा को देखेंगे, नाभिकीय ऊर्जा का जो योगदान है वो 2% का है। हाइड्रो का देख लेंगे, ये जो है कि 13% है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न चीजों का योगदान है और विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का योगदान कितना है। तो अक्षय ऊर्जा का देखें तो ये 21%, थर्मल का देखें तो ये 64%, नाभिकीय ऊर्जा 2% और हाइड्रो ये जो है कि 13% का योगदान रखती है। और इस प्रकार इसका जो विकल्प बी हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे, सूची ए, सूची 2 और इसमें सही सुमेलित बताना है। तो पहला कह रहा है कि एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, दूसरा कह रहा है एंटोमोलॉजी पर्वतों का अध्ययन, तीसरा है पेलियोबायोलॉजी जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन और डी है ओरोलॉजी यानी जीवधारियों का उनके साथ संबंध का अध्ययन। तो इसमें हम देख लेंगे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है केवल 2 और 4, ऑप्शन बी है केवल 2, सी है केवल 3 और डी है 1, 2, 3 और 4। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 और 4। इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन, इसमें हम देखें, इसमें एक बार और हम देख लेंगे। इसमें ये ऑप्शन जो है कि नहीं होगा, सॉरी ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 2 और 4। अगर हम देखें एंथोलॉजी तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा हम देख लेंगे एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी में जो है कि कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ना कि पर्वतों का। देखेंगे इसमें जो कीट होते हैं उनका जो है कि वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो ये दूसरा जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तीसरा ये कह रहा है कि पेलियोबायोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन, तो ये बिल्कुल सही है। और चौथा कह रहा है ओरोलॉजी, तो जीवधारियों का उनके साथ संबंध का, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ओरोलॉजी के तहत जो है वो पर्वतों का अध्ययन हम करते हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के प्रतिरक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें हम पहला कथन देखेंगे। पहला कथन है मिशन इंद्रधनुष जो MI है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक टीकाकरण कार्यक्रम है। और दूसरा कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष खसरा, रूबेला, हेपेटाइटिस बी रोगों के खिलाफ टीके प्रदान करता है। और तीसरा है सघन मिशन इंद्रधनुष जो IMI है 4.0, इसकी शुरुआत जो है कि फरवरी 2022 में टीकाकरण से चूक गए, यानी जिनका टीकाकरण नहीं हो पाया था, प्रत्येक गर्भवती महिला और बच्चे का टीकाकरण करने के लिए जो है कि इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि कौन सा इसमें से सही है। और इसमें हम देख लेंगे विकल्पों को, तो ए है केवल 1, बी है 1, 2 और 2, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसके संदर्भ में अगर हम देखें भारत के प्रतिरक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में, तो ये तीनों कथन जो हैं वो सही हो जाएंगे। पहला कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक टीकाकरण कार्यक्रम है, तो ये बिल्कुल सही है। देखेंगे भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को जो है कि 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था तथा टीकाकरण कार्यक्रम दिसंबर 2014 में इंद्रधनुष अगर हम देखें तो जो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था वो 1978 में शुरू किया गया था। वहीं अगर हम देखें तो 2014 में जो है
मिशन इंद्रधनुष के रूप में जो है कि इसको शुरू किया गया। तो इस प्रकार मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई, तो ये 2014 में की गई। तथा भारत में टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किए गए, तो ये 1978 से ही शुरू किए गए हैं। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही, ये पहला जो कथन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष खसरा, रुबेला, हेपेटाइटिस बी रोगों के खिलाफ टीके प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल सही है। देखेंगे इस मिशन के तहत जो है कि 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के खिलाफ जो है टीकाकरण शामिल किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं डिप्थीरिया, काली खांसी, काली खांसी, उसी प्रकार हम देख सकते हैं टेटनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस यानी जो 6 रोग है, कुल 12 इसमें शामिल किया गया है। उसी प्रकार हेपेटाइटिस बी, फिर हम इसमें देख लेंगे मेनिंजाइटिस, आगे हम देख लेंगे निमोनिया। इन सभी के टीके इसमें इसमें टीके लगाए जाएंगे, निमोनिया। उसी प्रकार इसमें हम देख लेंगे इन्फ्लुएंजा टाइप बी का संक्रमण, आदि इसमें शामिल है। खसरा, रुबेला भी इसमें शामिल है। तो देख लेंगे इस टीकाकरण में किसको किसको शामिल किया गया है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, जो है कि पोलियो, 6 रोग, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा इत्यादि जो है कि इसमें शामिल हैं। तो इसमें दूसरा क्या कह रहा है कि खसरा, रुबेला और हेपेटाइटिस बी इसमें शामिल हैं, इसके खिलाफ टीके प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम इसमें तीसरा पढ़ेंगे। पहला तो ये हो गया मिशन इंद्रधनुष के बारे में, जो कि 2014 में शुरू किया गया था। अब हम सघन मिशन इंद्रधनुष यानी IMI 4.0 की शुरुआत को अगर हम देखें तो इसको हम देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि सघन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 की शुरुआत फरवरी 2022 में टीकाकरण से चूक गए प्रत्येक गर्भवती महिला और बच्ची के टीकाकरण के लिए की गई थी। तो ये भी कथन जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि टीकाकरण कार्यक्रम को और तेज करने के लिए 2 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे और उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंच के लिए 8 अक्टूबर 2017 को जो है कि सघन मिशन इंद्रधनुष यानी IMI शुरू किया गया था। तो ये जो है कि सघन मिशन इंद्रधनुष जो है वो 2017 से शुरू किया गया है, और जिन्हें जो है कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत इसको उसके बाद जोड़ दिया गया। तो भारत में टीकाकरण से चूक गई हर गर्भवती महिला तथा बच्चे का टीकाकरण करने के उद्देश्य से फरवरी 2022 में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, फरवरी जो है कि 2022 में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई थी। इसके पहले सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, उसके बाद 3.0, उसके बाद अब ये 4.0 की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कि हाल ही में समाचारों में दिख रहा किल स्विच किससे संबंधित है। और ऑप्शन इसमें देखेंगे, ऑप्शन है यह किसी डिवाइस या प्रोग्राम को बंद या सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक तंत्र है। बी है यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध का मुकाबला करने के लिए सुझाया गया एक तंत्र है। सी है यह तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली युद्ध की रणनीति है। और डी है यह एक टक्कर रोधी उपकरण है जिसका उपयोग कार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो किल स्विच है वह किसी डिवाइस या प्रोग्राम को बंद या अक्षम करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक तंत्र है। देखेंगे किल स्विच एक ऐसा तंत्र है जिसका उपयोग जो है कि किसी डिवाइस या किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। और हाल ही में उबर फाइल्स से पता चला है, हाल ही में उबर फाइल्स से पता चलता है कि कंपनी ने संवेदनशील डेटा को नष्ट करने के लिए कथित तौर पर किल स्विच तैनात किए थे और जिन्हें पुलिस और अधिकारियों द्वारा वैध रूप से एक्सेस
किया जा सकता था। तो इस प्रकार जो है कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन फिल्म ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। और इसमें पहला देख लेंगे ए अयप्पम कोशियाम, बी है शिवरंजनियुम इनम सिला पेंगलुम, डी है तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर और डी है सूरराई पोटू। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में 68वें फिल्म समारोह में विभिन्न श्रेणियों के तहत वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। और देख लेंगे इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया था वो सूरारई पोटू को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जी जो डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है मम्मूटी और सूर्या, बी है अल्लू अर्जुन और मोहनलाल, सी है सूर्या और अजय देवगन और डी है अल्लू अर्जुन और मम्मूटी। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सूर्या और अजय देवगन। देखेंगे सूर्या और अजय देवगन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। और इसी के साथ साथ देखें अपर्णा बाल मुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो हम अभिनेत्री देख लेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है। तो ये जो है कि अपर्णा बाल मुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन इसका जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देख लेंगे आईडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और इसमें पहला कथन देखें तो ये कह रहा है कि इसका उद्देश्य जो है आईडेक्स का जो उद्देश्य है वो उद्योगों को शामिल करके आत्मनिर्भरता प्रदान करना तथा रक्षा एवं एरो स्पेस में नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। और दूसरा कह रहा है कि इस पहल के तहत उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे तो ऑप्शन इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और ऑप्शन देखेंगे ए जो है कि केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें से दोनों कथन जो है वो सही हैं। और कथन क्या कह रहा है पहला कह रहा है कि इसका उद्देश्य जो है उद्योगों को शामिल करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा रक्षा एवं एरो स्पेस में नवाचार तथा प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना है। तो बिल्कुल सही है। देख लेंगे आईडेक्स का उद्देश्य उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एरो स्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें हम देख सकते हैं एमएसएमई स्टार्टअप, इसके साथ ही साथ विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थान तथा शिक्षाविद भी इसमें शामिल हैं। तो पहला कथन ऐसे सही है। दूसरा है कि इस पहल के तहत उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो देखेंगे कि यह आकर्षक उद्योगों को अनुसंधान और विकास के लिए फंडिंग, वित्त पोषण और अन्य सहायता प्रदान करेगा। तो इस प्रकार ये दोनों ऑप्शन जो हो जाएंगे वो सही हैं। आईडेक्स को देखें तो आईडेक्स जो है वो रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण की दिशा में जो है करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो ये आईडेक्स जो पहल शुरू की गई है वो सरकार द्वारा शुरू की गई है रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण करने के लिए। और इसे कब लॉन्च किया गया था तो इसे जो है कि अप्रैल 2018 अप्रैल में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि जमानत बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है बीमा कंपनी द्वारा ठेकेदारों की ओर से उन संस्था को जमानत बॉन्ड प्रदान किया जाता है जो परियोजना शुरू कर रही है। और दूसरा है इसमें केवल मुख्य पक्ष और ऑब्लिगी के बीच जो है कि दो पक्षीय समझौता शामिल है। तो देख लेंगे जमानत बॉन्ड के संदर्भ में और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों और ना तो एक ना ही दो। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल एक इसमें जो है पहला कथन जो है
वो सही है। पहला कथन क्या कह रहा है कि बीमा कंपनी द्वारा ठेकेदारों की ओर से उस संस्था को जमानती बॉन्ड प्रदान किया जाता है जो परियोजना शुरू कर रही है, तो ये कथन सही है। देखेंगे बीमा कंपनी द्वारा ठेकेदार की ओर से उस संस्था को जमानती बॉन्ड प्रदान किया जाता है जो परियोजना शुरू कर रही है। और उसी के साथ हम देखें तो किसी अधिनियम के अनुपालन, भुगतान या फिर प्रदर्शन की गारंटी के लिए जो है कि लिखित समझौते के रूप में जमानती बॉन्ड को परिभाषित इसको किया जा सकता है। जमानती बॉन्ड को ऐसे हम देख सकते हैं। अब दूसरा कह रहा है कि इसमें केवल मुख्य पक्ष और ऑब्लिगी के बीच दो पक्षीय समझौता शामिल है, तो इसमें हम देख लेंगे ऑब्लिगी क्या है। ऑब्लिगी जो है जिस पार्टी की आवश्यकता होती है वह प्रायः जमानती बॉन्ड से लाभ प्राप्त करता है तथा अधिकांश जमानती बॉन्ड के लिए ऑब्लिगी के साथ साथ जो है कि एक स्थानीय, राज्य या फिर संघीय सरकारी संगठन होता है, न कि केवल मुख्य पक्ष तथा ऑब्लिगी के बीच। तो इसमें जो है कि ये जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम अगर इसको देखें तो अधिकांश जमानती बॉन्ड के लिए जो है ऑब्लिगी एक स्थानीय वहाँ का जो मतलब क्षेत्रीय, राज्य या फिर संघीय सरकारी संगठन होता है, न कि केवल मुख्य पक्ष तथा ऑब्लिगी इन दोनों के बीच का समझौता। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जुलाई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने इस्तीफा दे दिया, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे स्वीडन, बी है नॉर्वे, सी है नीदरलैंड और डी है इटली। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इटली। देखेंगे 21 जुलाई को इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी ने विश्वास मत में प्रमुख गठबंधन सहयोगियों को हिस्सा न लेने के बाद जो है कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हालिया आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें जो पहला कथन कह रहा है कि 2021 में 1,63,370 भारतीयों ने अपने भारतीय पासपोर्ट छोड़ दिए, और दूसरा कह रहा है कि 2021 में ही अपनी नागरिकता को त्यागने वाले लगभग आधे भारतीय अमेरिकी नागरिक बनने का विकल्प उन्होंने चुना है। तो क्या है, कौन सा सही है इसमें से? देखेंगे ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो और डी है ना तो एक ना ही दो। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों कथन सही हैं। देखेंगे गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। इसके बाद हम देखें तो 23,533 लोगों ने जो है ऑस्ट्रेलिया, 23,533 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, उसी प्रकार हम देखेंगे 21,597 लगभग लोगों ने कनाडा की नागरिकता हासिल कर ली है। तो इस प्रकार हम देखेंगे इसमें जो है कि दोनों कथन जो हैं वो सही हो जाएंगे। अगला है कि पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक है? तो इसमें हम देख लेंगे ए है रस्किन बॉन्ड, बी है बीसी खंडूरी, सी है आराधना जौहरी और डी है उत्पल कुमार सिंह। तो ये पुस्तक जो लिखी गई है बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी आराधना जौहरी। देखेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक का अनावरण किया, और इसे जो है कि सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS अधिकारी आराधना जौहरी द्वारा लिखा गया था। जौहरी ने जो आराधना जौहरी हैं उन्होंने अपनी इस पुस्तक में उत्तराखंड के कई मंदिरों के बारे में बात की है तथा उनकी इतिहास की रूपरेखा भी इसमें तैयार की है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 24 जुलाई 2022 को जापान के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है माउंट एसू, बी है किरिशिमा पर्वत श्रृंखला, सी है सकुराजिमा और डी है माउंट मिकान। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सकुराजिमा। देखेंगे जापान के प्रमुख पश्चिमी द्वीप क्यूशू पर
क्यूशू पर जो है कि एक ज्वालामुखी जिसे सकुराजिमा कहा जाता है 24 जुलाई की रात को लगभग 8 बजे 24 जुलाई की रात को लगभग 8 बजे फट गया। और इसको हम देखें तो इसको जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसकी जानकारी प्रदान की है। आज की क्लास में इतना ही, आगे के प्रश्न अगली क्लास में डिस्कस होंगे।